हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं उस सच्ची और डरावनी घटना। मेरा नाम सुमित है और मैं पुणे के वरुण नगर में रहता हूँ। मैं 32 साल का हूँ और मेरे एक बेटा है जिसका नाम अनुज है। यह घटना करीब 2-3 साल पहले की है, जब हम अपने पुराने घर में रहते थे। वह घर थोड़ा पुराना था, लेकिन हमें बहुत पसंद था। सच कहूं तो मेरा बच्चा मुझे डराता है। कई घटनाएं हुई, लेकिन मैं आपको सबसे पहले वाली बताता हूं। करीब 2-3 साल पहले मेरा बेटा अनुज, जो उस समय सिर्फ 4 साल का था, मेरे बिस्तर पर मेरे साथ लेटा हुआ था और हम सोने की कोशिश कर रहे थे। वह वही कर रहा था जो बच्चे नींद से लड़ते समय करते हैं। इधर उधर लौट रहा था, बकवास बातें कर रहा था, अपने हाथों से खेल रहा था। फिर अचानक वह रुक गया और मुझे महसूस हुआ कि वह बिस्तर पर उठकर बैठ गया है। मैं सोने का नाटक कर रहा था, इसलिए मैं बस चुप और शांत रहा। फिर मुझे उसकी बातचीत सुनाई दी, लेकिन मैं सिर्फ उसका हिस्सा ही सुन पा रहा था। पूरी बातचीत साफ साफ तरीके से मैं नहीं सुन पा रहा था। क्या कहा तुमने? क्या? मैं सोने की कोशिश कर रहा हूं। तुम खुद जाकर ले आओ, वो नीचे है, उस तरफ। नहीं, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूं, तुम नीचे जाओ। क्या? मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा, इधर आओ। और तभी मैं बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया और बेडरूम की लाइट जला दी, क्योंकि वह कभी भी इस चीज को हमारे साथ बिस्तर पर नहीं बुलाने वाला था। रोते हुए मैंने उससे पूछा, बेटा तुम किससे बात कर रहे थे? और उसने कमरे के कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां। और मैंने कहा, बेटा मुझे नहीं दिख रहा है कि वो कौन है। तुम्हें मुझे बताना होगा कि वो कौन है। क्या वो लड़का है या लड़की? बच्चे ने मेरी तरफ देखा और कहा, राक्षस। मुझे एक पल के लिए घबराहट हुई, लेकिन बड़े होते हुए मेरे साथ कई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए थे, इसलिए मैं उसके साथ बैठ गया और मैंने उससे पूछा, क्या तुम चाहते हो कि राक्षस तुम्हें अकेला छोड़ दे? और उसने कहा, हाँ। तो मैंने उसे अपने पीछे दोहराने को कहा और हमने राक्षस को चले जाने को कहा, और यह कि वह हमारे घर में आने के लिए स्वागत बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बेटे ने इसे हाँ, मुझे अकेला छोड़ दो के साथ खत्म करने का फैसला किया। 2 मिनट बाद मेरा बेटा गहरी नींद में था। हालांकि मैं उसके बाद कुछ और घंटों तक जागता रहा, और यह मेरे बच्चे के साथ होने वाली पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस की शुरुआत थी। अगली घटना। मेरा नाम विक्रम है और मैं मुंबई में रहता हूं। इस घटना के समय मैं सिर्फ 7-8 साल का ही था। यह घटना लगभग 2005 की है, जब हम शिमला के एक पहाड़ी इलाके में मेरी बुआ के नए घर में जाने वाले थे। मेरे पास एक भूत की कहानी काफी समय से है, लेकिन कभी किसी के साथ शेयर नहीं की। जब मैं छोटा था तब मैंने अपने बुआ सुनीता को उनके नए घर में शिफ्ट होने में मदद की थी। मेरे पिताजी राजेश जी ने अच्छे बड़े भाई की तरह ढेर सारी तस्वीरें खींची और उन सभी चीजों के लिए मदद की जिनके बारे में वो अभी तक नहीं जानती थी। पिछले मालिकों के बारे में कभी नहीं पूछा, बस उन्हें उनके घर पर अच्छा सौदा मिल गया था। उन्हें शिफ्ट करने में मदद करते हुए और मेरे चचेरे भाई बहनों के साथ जब वे सब कुछ अंदर ले जा रहे थे, तब हम कैच कैच खेल रहे थे, एक बॉल से, टेनिस बॉल से। मेरे पिताजी ने दोपहर के खाने के लिए हमें बुलाया और हमारा ट्राइपॉड कॉरिडोर में सेट था। मेरे पास इसकी एक तस्वीर दिखाने के लिए है। हम दोपहर के खाने के लिए बैठे और कैमरा अभी भी मुख्य कॉरिडोर के ट्राइपॉड पर छोड़ दिया गया था, चालू स्थिति में। नए कमरों की तस्वीरें अपने आप खींची गई और
एक बहुत ही खास तस्वीर ली गई। दोपहर के खाने के बाद उन्होंने अब तक की सभी फोटो देखी और उस खास फोटो पर आए। मैं 7-8 साल का था, इसलिए मैं इस बातचीत का हिस्सा नहीं था। मैंने उनकी संपत्ति पर यानी कि बाहर कैंपस में कैच कैच खेलना जारी रखा। उस कैंपस के पीछे एक जंगल था और साथ ही एक बड़ा बैकयार्ड और नीचे की ओर एक पहाड़ी थी। मैंने जंगल में एक स्थानीय पड़ोसी लड़के के साथ लगभग 25 मिनट तक फ्रिस्बी खेला, आगे पीछे फ्रिस्बी की टॉस। ठीक उसी समय तब जब मेरे पिताजी ने मुझे बक्से ले जाने में मदद करने के लिए वापस बुलाया, मैं अपनी उम्र के उस लड़के से कहा कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा। उसी दिन शाम में पुलिस आई। मेरी बुआ को पता चला कि पिछला मालिक और उनके बच्चे उस घर में मर गए थे। अभी तक यह पक्का नहीं है कि सभी कैसे मरे, लेकिन सबसे छोटे बेटे का गला जंगल में घोंट दिया गया था। पिता ने उसी कमरे में खुद को गोली मारी थी, जिसके बाद में पहचान की गई थी। और बुआ ने अपने बेडरूम में अलमारी के पास एक ऐसी औरत को देखा जो वहां नहीं थी। मुझे उस समय इनमें से कुछ भी पता नहीं था, लेकिन पुलिस ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने आसपास के किसी ऐसे आदमी या लड़के को देखा था जो पिछले मालिकों जैसा दिखता हो। मेरे पिताजी ने फिर पुलिस को वह तस्वीर दिखाई जो उन्होंने कैमरे पर देखी थी, जो उस समय अपने आप ली गई थी जब हम साथ में दोपहर का खाना खा रहे थे। मैंने नजर डाली और उस लड़के को पहचान लिया जिसके साथ मैं कैच कैच खेल रहा था, जिसने मुझसे एक भी शब्द नहीं बोला था और उस समय कभी भी अजीब नहीं लगा था। मैं चिल्ला उठा, वो पड़ोसियों का बेटा है। फिर से मैं बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी जब पुलिस ने मुझसे पूछा कि मैंने फोटो में किसे पहचाना, मैंने कहा, अरे वह वही है जिसके साथ मैं कैच कैच खेल रहा था और वह उसका पापा है। पुलिस ने पूरी जगह की तलाशी ली और मेरे पिता काफी घबराए हुए थे और मुझे कभी नहीं पता था कि मेरे पिता इतने घबराए हुए क्यों थे। मैंने इस कहानी के बारे में डिटेल तब तक नहीं जानी जब तक मैं बड़ा नहीं हो गया, लेकिन पता चला कि वह लड़का जिसके साथ मैं बॉल से कैच कैच खेल रहा था, वह वही बेटा था जिसका गला घर के ठीक बगल वाले जंगल में घोंट दिया गया था। पत्नी को अलमारी के सामने मार दिया गया था और आज भी आप वह हल्के खून के धब्बे देख सकते हैं। और पिता ने घर के मुख्य कॉरिडोर में खुद को गोली मार ली थी। एक बच्चे के रूप में मुझे इनमें से कुछ भी नहीं पता था, सिवाय इसके कि मेरी बुआ के घर के पड़ोस में मेरा एक नया दोस्त था और बड़ों को अपने दोस्त के बारे में बताने के बाद मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। और हाँ, मेरे पास अभी भी वह तस्वीर दिखाने के लिए है। अगली घटना। मेरा नाम राकेश है और मैं देहरादून में रहता हूँ। मैं 40 साल का हूँ। ये घटना 2018 की है, जब मैं शहर के पुराने हिस्से में एक बड़े पुराने मकान में रहता था। कुछ साल पहले मैं एक पुराने घर में रहता था। मैं अपनी 3 बेटियों और मेरी तब की पत्नी प्रिया के साथ रहता था। हम दोनों उल्टी पाली में काम करते थे। वह दिन में काम करती थी और मैं रात में। इसलिए जब मैं काम से आता था तो वह लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखती थी, जब तक कि वह काम के लिए नहीं उठती थी। मैं हर रात ऐसा करता था। मैं रात 1:30 बजे काम से निकलता था और वह सुबह 4 बजे उठती थी। तो मैं सोफे पर बैठा हुआ टीवी देख रहा हूं और घर की सारी बत्तियां बंद हैं। तभी मुझे डाइनिंग रूम से पैरों की आवाज सुनाई देती है और मैं एक छोटा सा सिर देखता हूं जो सोफे के पीछे से झांक कर गुजर गया। मैंने सोचा कि शायद मेरी सबसे छोटी बेटी मीरा उठ गई है, इसलिए मैं उठा और सोफे की दूसरी तरफ गया, लेकिन
वहां कुछ भी नहीं था। मैं जाकर सभी बेडरूम चेक किया, सभी बच्चे सो रहे थे, और जब मैं उठा था तब मैंने पैरों को वापस जाते हुए सुना भी नहीं। चूंकि यह पहली बार हुआ था, मैंने सोचा कि वे सिर्फ मेरे साथ खेल रही हैं और लड़कियां मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं, या कुछ ऐसा ही है। क्योंकि जब मैं काम से जल्दी आता था और वे अभी भी जागी होती थीं, तो मैं बेसमेंट में छिप जाता था और उन पर बत्तियां बंद कर देता था। तो मैंने सोचा कि शायद मेरी बेटियां इस बात का बदला ले रही हैं और मेरे साथ मजाक कर रही हैं। लेकिन यह हर रात जारी रहा, पूरे 6 सालों तक, जब तक हम इस घर में रह रहे थे। यहाँ तक कि जब मेरी पत्नी और उसकी बेटी यानी मेरी सौतेली बेटी वहां से चली गई, तब भी यह जारी रहा। मैं ऐसी स्थिति तक पहुंच गया था कि मैं हर रात जब वह ऐसा करती थी तो उसे नमस्ते कहने लगा था। अब मैंने उसका नाम भी रख दिया था। मैं उसे राधा कहकर बुलाने लगा था। फिर एक टाइम के बाद हमारा वहां से ट्रांसफर हो गया और हमने उस घर को छोड़ दिया, और उसके बाद फिर ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। अगली घटना। मेरा नाम अमित सिंह है और मैं शिमला में रहता हूँ। मैं अभी 40 साल का हूँ और पिछले 19 सालों से एक इमरजेंसी पैरामेडिक के रूप में काम कर रहा हूँ। यह घटना 2020 की है, जब मैं हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर में काम कर रहा था। मैं इसे संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए कृपया लंबाई के लिए माफी चाहता हूं। इमारत की सुरक्षा के लिए, क्योंकि वह अभी भी मौजूद है और खाली है, मैं उसका नाम नहीं बता पाऊंगा और स्थान के बारे में अस्पष्ट रहूंगा, लेकिन ये कहानी बिल्कुल सच है। मैं पिछले 19 सालों से एक पैरामेडिक रहा हूं। इन वर्षों में मैंने कई अलग अलग एम्बुलेंस सेवाओं के लिए काम किया है। एक सेवा जिसके लिए मैंने काम किया वह एक अस्पताल आधारित 108 बाय इंटर फैसिलिटी एम्बुलेंस प्रदाता था। चूंकि यह एक अस्पताल कंपनी के स्वामित्व में था और उसके द्वारा चलाया जाता था, इसलिए हमारे कई स्टेशन स्वयं अस्पतालों में थे। इनमें से एक अस्पताल हिमाचल प्रदेश के एक बहुत छोटे से शहर में छोटा ग्रामीण अस्पताल था। कई साल पहले जिस कंपनी के लिए मैं काम करता था, उस जैसी छोटी अस्पताल कंपनियां आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही थीं और बड़ी कंपनियां छोटे लोगों को खरीदने के लिए आ गए थे। जब यह कंपनी आई तो उसने इस अस्पताल को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया। यह एक धीमा बंद होने का प्रक्रिया था। पहले उन्होंने मेडिकल फ्लोर और अन्य सेवाओं को बंद कर दिया, लेकिन इमरजेंसी विभाग को खुला छोड़ दिया, लेकिन केवल सामान्य कामकाजी घंटों के दौरान। यह भी कुछ महीनों के बाद बंद कर दिया गया था। हमारा स्टेशन यहाँ पर अप्रभावित था और हमें इस अब मनुष्यों से खाली अस्पताल में 24/7 प्रवेश था। हालांकि यह मेरा पूर्णकालिक स्टेशन नहीं था। मैंने वहां इमारत बेचे जाने और स्टेशन को कहीं और शिफ्ट करने से पहले कुछ अवसरों पर काम किया था। अब कल्पना कीजिए कि एक अस्पताल जिसमें एक एम्बुलेंस दल के लिए एक छोटे से कार्यालय को छोड़कर और कोई नहीं हो, सब कुछ अभी भी अस्पताल के कमरों और ऑफिस में था। बस हम इंसानों की कमी थी। यह काफी डरावना था। जो एक समय जीवन और ऊर्जा से भरी थी, अब शांत और सुस्त हो चुकी थी। खैर, मैं एक सुबह आता हूँ और एम्बुलेंस दल जिसे मैं छुट्टी दूंगा वह अभी भी बाहर था। मैं सुबह 4:45 बजे स्टेशन पर पहुंच जाता हूँ, 5 बजे हाजिरी लगाने के लिए। यह मेरा इस स्टेशन पर पहला दिन था और कई अन्य इंसानों की तरह मैं उत्सुक था कि यह खाली अस्पताल आखिर है कैसा। तो चूंकि मेरे पास समय था, मैंने पुरानी सुनसान कॉरिडोर में चलना शुरू कर दिया और बस यह अद्भुत करता रहा कि यह इमारत
एक समय आखिर क्या रही होगी। मैं पुराने चैपल, आईसीयू और अन्य क्षेत्रों में जल्दी से घूमता हूँ ताकि यह न भूलूं कि मैं वास्तव में काम करने के लिए वहां आया हूँ और उस जगह को जानना काफी जरूरी था मेरे लिए। एम्बुलेंस दफ्तर मेन गेट द्वारा और वेंटिंग रूम के पास ही स्थित था। मैं हाजिरी लगाने के लिए इस दफ्तर में वापस जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं वापस चल रहा हूँ मुझे फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है, दिन की तरह साफ फुसफुसाते स्वर। पहले तो मैं बता नहीं पा रहा था कि वे कहां से आ रहे थे, जब तक मैं वेंटिंग रूम के करीब नहीं पहुंच गया। वे और भी तेज हो गए, लेकिन अभी भी फुसफुसाहट ही थे। मैं सोच रहा था कि ठीक है, शायद एक सुरक्षा गार्ड जिसे उन्होंने तैनात किया था वहां फोन पर चुपचाप बैठा हुआ था। जैसे ही मैं अंधेरे वेंटिंग रूम में गया, कुछ नहीं, कोई नहीं, और आवाजें अचानक बंद हो गईं। मैंने हाजिरी लगाई और दिन के दौरान मेरा ज्यादा समय वहां नहीं बीता। कुछ दिन बाद मैं वहां फिर से काम करता हूं। इस बार मैं किसी और के साथ काम कर रहा था जिसने भी पहले वहां कभी काम नहीं किया था। वो बिल्कुल मेरी तरह था। उसका नाम नेहा था और वो भी मेरी तरह उतनी ही उत्सुक थी उस हॉस्पिटल के बारे में जानने के लिए। मैंने उसे उन क्षेत्रों के बारे में बताया जो मुझे पता थे और उसे बताया कि मैं कुछ दिन पहले क्या देख रहा था या फिर मैं कौन सी फुसफुसाहटें सुन रहा था। हम एक बार फिर से वेंटिंग रूम के पास अपने दफ्तर की ओर जा रहे थे। हम बात ही कर रहे थे कि वो मुझे टोकती है और पूछती है, क्या मैंने कुछ सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना, लेकिन शांति ने खुलासा किया कि वह क्या सुन रही थी। एक बार फिर हम फुसफुसाते स्वर सुनने लगते हैं, स्पष्ट आवाजें, लेकिन यह नहीं सुन पा रहे थे कि आखिर कहा क्या जा रहा है। जैसे ही हम इस बार सोर्स का पता लगाने की कोशिश करते हैं, यह वेंटिंग रूम के बाहर एक पुराने दफ्तर से आ रहा था। जैसे ही हम अंदर जाते हैं, कुछ नहीं, एक डेस्क को छोड़कर पूरा कमरा खाली था। आवाजें फिर से बंद हो गईं। यह काफी अद्भुत था कि मेरे साथ कोई था जो मुझे बताए कि मैं सिर्फ चीजें नहीं सुन रहा था, और उसने भी वही देखा और सुना जो कि वहां था। उसके बाद मुझे वहां से काम करने का मौका फिर कभी नहीं मिला, क्योंकि अस्पताल की इमारत बिक चुकी थी और स्टेशन को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया था। यह इमारत आज भी मौजूद है, खाली, और शायद फिर से विकसित होने का इंतजार कर रही है। आखिरी बार जब मैं वहां से गुजरा तो आश्चर्यजनक रूप से इसे अछूता पाया और सुनसान। ओके दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की कहानियां कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।